हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 7 का जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर है। तो इसके पहले हम सेकेंड चैप्टर कर चुके हैं। और देखिए दोस्तों, एक बात बता दें कि अगर आप सेकेंड चैप्टर देख लेंगे तो ये जो थर्ड चैप्टर है तो आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये दो चैप्टर जो हैं सेकेंड सेकेंड और थर्ड ये दोनों आपस में रिलेट का है। अर्थात मानिए तो जैसे जो सेकेंड में दिया गया है उसका करीब 50% एकदम मैटर इसमें क्या करता है, एकदम सटीक एकदम बैठता है जो पॉइंट है। जैसे कि हम सब अगर जो पढ़े हैं तो देखेंगे कि जैसे कि स्थल मंडल है, प्लेटें हैं और ये सभी बातें जो पॉइंट है, ये सभी बातें हम सब इसके पहले वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट में हम सब अच्छे से पढ़े थे। और अगर उसको देखे रहेंगे तो ये पार्ट जो है और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखकर फिर इसको देखना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो शीर्षक है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसके पहले वाले में देखे थे कि हमारी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी के जो आंतरिक था, पृथ्वी का जो आंतरिक अर्थात जैसे हम बाहर पढ़े थे कि जो पृथ्वी का जैसे ऊपर का जो परिवर्तन होता है वो सब हम देख पाते हैं, पर पृथ्वी के नीचे जो परिवर्तन होता है उन सभी बातों को हम पढ़े थे। अब ये भी देखिए पृथ्वी है, अर्थात हमारी बदलती पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में ही है कि कैसे पृथ्वी बदलती है ना। तो देखिए यहाँ पर है कि देखिए लिखा गया है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। अब स्थल मंडल इसके पहले वाले क्लास में अच्छे से बताए हैं, प्लेट क्या होती हैं इसके पहले वाले क्लास में और अच्छे से बताए हैं कि जैसे प्लेट क्या होती है, पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज में एक एक परत होता है, ऐसे ही पृथ्वी में भी एक एक प्लेटें होती हैं। इसके पहले वाले क्लास में बताए हैं, फिर से बोल रहे हैं। आप अगर उसको देखकर फिर इस वीडियो पर आएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए आगे है कि जो स्थल मंडल है, हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ही स्थल मंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी जो है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं ये हमारे धीमी धीमी गति करती हैं। जो प्लेटें हैं ये धीमी धीमी क्या करती हैं, गति करती हैं, चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर लगभग घूम पाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, प्लेटें क्यों घूमती हैं, तो बताया गया कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, तो देखिए मैग्मा क्या होता है इसके पहले वाले क्लास में अच्छे से बताया गया है। फिर देखिए मैग्मा जो होता है अर्थात किसी भी पदार्थ को जो पिघला कर उसको जल की तरह बना दीजिए तो उसको हम मैग्मा कहने लगते हैं ना। अर्थात जो मैग्मा है अंदर पृथ्वी के, उस मैग्मा क्या होता है, वो मैग्मा गति करती है। जब गति करती है तो क्या है कि ये जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं ये प्लेटों में भी गति होता है। आगे है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा एक वृत्तीय मतलब गोले, वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जैसे कि अब हम सब बताएं, जैसे आप सब देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए पानी है, पानी में आप किसी भी चीज़ को अगर ऐसे डाल दीजिए और नीचे से जब आग लगाएंगे ना, आग लगाएंगे जब उबलेगा जो पानी उबलेगा तो जो भी वस्तु आप रखे रहते हैं तो क्या होता है, ऊपर आता है। तो यही होता है कि जो पानी है हमारा, मान लीजिए ये मैग्मा है और जो वस्तु उसमें डालते हैं आप तो वह उबल कर ऊपर आ जाता है। तो ये वस्तु हमारी क्या है, पृथ्वी की प्लेटें हैं, इसको ऐसे समझिए। आगे देखिए लिखा गया है कि प्लेटें जो प्लेट हैं, प्लेट
इसी गति के कारण जो ये गति होता है, इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। तो इस बात को एकदम ठीक से याद रखना। कभी कभी पूछता है कि जो पृथ्वी पर या पृथ्वी की जो सतह पर ये जो भूकंप आते हैं आदि सब आते हैं, ये किस लिए होता है? तो याद रखना, ये प्लेट जो होते हैं, प्लेट भी गति करती हैं, प्लेट भी गति करती हैं। और गति करने के बाद तो देखिए यहाँ पर एक है कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये दो बल होते हैं पृथ्वी के अंदर और एक बाहर होता है। तो ये जब बल लगता है उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर ये सब परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। देखिए लिखा गया है कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक का मतलब नीचे, आंतरिक मतलब नीचे अर्थात पृथ्वी के नीचे भाग में घटित होते हैं, उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल को एंडोजेनिक, याद रखना, क्योंकि मान लीजिए अंतर्जनित तो आप जान जाएंगे, मान लीजिए अंतर्जनित न देकर यहाँ दे दिया एंडोजेनिक बल फोर्स, तो इसको याद रखना कि जो अंतर्जनित बल है उसको हम एंडोजेनिक बल भी कहते या फोर्स भी कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है, पृथ्वी के सतह का मतलब इस ऊपर जो बल उत्पन्न होती है उन्हें हम बहिर्जनित बल अर्थात जो बाहर उत्पन्न होती है उसे हम बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो इस अंग्रेजी वाले वर्ड को भी याद रखना, बहिर्जनित बल को हम एक्सोजेनिक बल कहते हैं और अंतर्जनित बल को हम एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक मतलब अचानक गति उत्पन्न करती है। जो अंतर अर्थात जो पृथ्वी के नीचे जो बल लगता है, जो मैग्मा के द्वारा बल लगाया जाता है, तो जब ये अंतर्जनित बल उत्पन्न होता है तो ये क्या होता है, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम सब देख भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या बोला गया कि ये आकस्मिक गति उत्पन्न करता है, अचानक से ये उत्पन्न होता है। तो कभी कभी धीमे से ही उत्पन्न होता है और कभी कभी अचानक से भी। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो याद रखना कि अभी पूछेगा कि भूकंप और ज्वालामुखी ये किस बल के कारण आते हैं, अंतर्जनित बल के, बहिर्जनित बल के, या और जो विकल्प देगा। तो याद रखना ये भूकंप और ज्वालामुखी ये जमीन के नीचे से आते हैं, जमीन के नीचे से उठते हैं। जैसे ज्वालामुखी आप समझ सकते हैं, पहले वाले क्लास को देखे होंगे तो एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कैसे ज्वालामुखी उठता है। और उसके बाद बताया गया कि ज्वालामुखी के जो बाहर निकल जाता है, जो ठोस हो जाता है उसको क्या कहते हैं, जो अंदर ही ठंडा हो जाता है उसको क्या कहते हैं। इस बारे में ज्वालामुखी के बारे में एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप उस चैप्टर को देखकर यहाँ पर आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया, बस इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि जो भूकंप और ज्वालामुखी है वह किस बल से आते हैं, पृथ्वी के किस बल से उत्पन्न होते हैं, अंतर्जनित की बाह्यजनित। तो याद रखना ये अंतर्जनित बल से होती हैं। आगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, लिखा है जो पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, जैसे कि अभी हम सब देखें, एक होता है अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर होता है, जो पृथ्वी के अंदर होता है, और एक पृथ्वी के बाहर होता है। एक पृथ्वी के अंदर होता है और एक पृथ्वी के बाहर होता है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो अंतर्जनित बल है, ये अंतर्जनित बल भी दो होती हैं। जैसे कि हम सब देखें, एक आकस्मिक बल उत्पन्न करती है और एक पटल निरूपण बल उत्पन्न करती है। अब देखिए ये जो आकस्मिक उत्पन्न करती है अर्थात जो अचानक से बल को उत्पन्न करती है, उससे क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है, भूस्खलन होता है, उससे भूस्खलन होता है। और जो थोड़ा धीमे से अर्थात धीमे गति उत्पन्न करता है, तो उससे क्या होता है, पर्वत का निर्माणकारी बल होता है, पर्वत का निर्माणकारी बल थोड़ा सा
टूट फूट जाता है। अब देखिए बहिर्जनित बल में क्या होता है, तो जो बहिर्जनित अर्थात जो हम सब बाहर रूप से देख पाते हैं, जैसे पृथ्वी अर्थात जो पृथ्वी है हमारी, तो उससे क्या होता है उथल पुथल में, तो उससे जब उथल पुथल होती है बाहरी बल से, तो क्या होता है अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, नदी का बहाव बढ़ जाता है, पवनें चलने लगती हैं, हवाएं तेज तेज से चलने लगती है, जो समुद्र की तरंगे हैं वह उठने लगती हैं, और हिमनद अर्थात हिमनद की बारिश होती है। तो ये सब बहिर्जनित बल हैं, इस बात को याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय मतलब जिस पर हम सब रहते हैं, लिखा गया भूपर्पट में जो भूपर्पटी है ना, अनेक बड़े एवं छोटे 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 ठोस असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन्हें हम प्रायद्वीपीय एवं महासागरी की तरह देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब देखिए लिखा गया है कि ज्वालामुखी, अब देखिए ज्वालामुखी यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि भूपर्पट जो भूपर्पटी में रहती है ना, खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघली हुई मैग्मा होता है वह अचानक से निकल जाता है। तो याद रखना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है कि ये देखिए मेंटल है ना, ये लावा है। तो अब मेंटल वगैरह पर्पटी वगैरह आप सब इसके पहले वाले क्लास में देखेंगे, तो बताया गया कि पृथ्वी के 3 परतों में बटा है। पहला क्या है पर्पटी है, पहला क्या है पर्पटी है, दूसरा क्या था मेंटल था, और तीसरा ये जो था लास्ट वाला इसको हम क्रोड कहते थे। तो अब देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए लावा है। अब लावा क्या हुआ कि जब यहाँ से लावा एकदम, लावा मतलब मैग्मा अर्थात पानी की तरह है, जब ये ज़्यादा गर्म हुआ तो यहाँ एकदम तेज से निकला गैस और राख को लेकर ना। इस गैस राख में अनेक पदार्थ भी पाए जाते थे। इसके पहले वाले क्लास में जैसे बताया गया कि जो बाहर निकल जाते हैं प्रायद्वीपी में अर्थात जो पृथ्वी पर आ जाते हैं यहाँ पर ये सब, तो इसमें बताया गया कि इसमें क्या होते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, और जो नीचे ही रह जाते हैं उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इस सब को बताया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक थोड़ा सा चित्र दिया है, बताया गया है कि ज्वालामुखी कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि ज्वालामुखी का जो भूपर्पटी का खुला होता है एक छिद्र होता है, इस छिद्र से पिघली हुई मैग्मा अचानक से निकल जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है एंडो अंत अर्थात अभी जो हम सब यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर जो अभी हम सब पढ़े ये इसको देखो, जो एंडोजेनिक पढ़े और एक्सोजेनिक, तो इसी का यहाँ पर बताया गया है कि एंडोजेनिक को हम आंतरिक और एक्सोजेनिक को हम बाह्य कहते हैं। इस बात को याद रखना। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है इस प्रकार स्थलीय मंडल जो स्थल मंडल प्लेटें के कई जो गति होती है अनेक जैसे बताया गया कि जो पृथ्वी की स्थल मंडल की प्लेटें की जो गति होती है, गति करने से क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर अर्थात पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होता है ना। भूकंप उत्पन्न होता है, यह भूकंप पृथ्वी के चारों ओर गति अर्थात मान लीजिए आ सकता है, आता है, ऐसा समझिए। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा गया गति चारों ओर फैल जाता है ना, तो जब भूकंप आता है तो चारों तरफ भी होता है। पर क्या होता है जैसे बताते हैं कि नेपाल में आया, नेपाल में कुछ ज़्यादा आता है, तो ये नहीं कि बस अब वहाँ आया यहाँ नहीं आ पाए, आता है सब जगह उसका प्रभाव हो सकता है। बस उसका देखा जाता है कि वह कितनी तीव्रता से आया है। क्या होता है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए आप पानी को ले लीजिए, पानी जब फेंकते हैं फर्श पर तो जहाँ तक उसका फोर्स रहता है वहाँ तक वो किसी न किसी तरह से ऐसे रेंगते हुए जाता है, फिर कुछ दूरियाँ जाते जाते क्या हो जाता है वह रुक जाता है अर्थात वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होती है तरंगे भी होती हैं, भूकंप की तरंगे भी होती हैं कि उत्पन्न होती है, पर एक जगह उत्पन्न होते होते इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा जो पृथ्वी है, यहाँ सभी जगह पहुँचते क्या होता है स्लो हो जाता है, इसलिए हम सबको पता नहीं हो पाता है। आगे देखिए लिखा गया है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। याद रखना, देखिए यहाँ पर बताएंगे, अभी पहले पढ़ लीजिए मैटर। देखिए आगे है कि जहाँ पर भूकंप प्रारंभ होता है उसे उद्गम कहते हैं,
उद्गम केंद्र के भू सतह पर उनके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र की दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता में क्या आती है, धीमी चलते हैं, अर्थात कमी आती है। तो अब देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में बताया गया कि जैसे मान लीजिए जहाँ से ये देखिए पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, या पृथ्वी से यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जहाँ से अगर क्या भूकंप उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है उसे हम उद्गम केंद्र कहेंगे। उद्गम केंद्र कहेंगे। अब ये उत्पन्न होकर जहाँ सबसे पहले पहुँचेगा उसको हम अधिकेंद्र कहेंगे। जहाँ सबसे पहले पहुँचा उसको हम अधिकेंद्र कहेंगे, और जहाँ से वो उत्पन्न हुआ उसे हम उद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्भव या उद्गम कहेंगे। अब बताया गया कि अब क्या होता है कि जब यहाँ पर अब सर्वत्र यहाँ पर देखिए जब फैलेगा तो क्या होगा, तो जो नज़दीक रहते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर फिर से बताएं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से उठा, इसको हम उद्गम कहें, इसके बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ इसको हम अधिकेंद्र कहें। अब अधिकेंद्र के जो नज़दीक कोई भी जो ज़मीन है या जो भी इलाका है उसमें क्या होगा, कुछ जो ज़्यादा रहता है उसमें ज़्यादा हानियाँ होंगी। और उसके बाद क्या होगा, जब दूर होते जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, भूकंप का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। बस इतना समझिए। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि भूकंपी तरंग 3 प्रकार की होती हैं। अब यही जो तरंगे होते हैं भूकंप की, ये 3 प्रकार के होते हैं, और बस इससे बस ये प्रकार पूछा जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो याद रखना कि पहला PSL, P को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, S को अनुप्रस्थ तरंगे और L को पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म भी विश्वकोश से ज्ञात होता है। अब यहाँ से देखिए बस तरंगों के प्रकार पूछा जाता है, तो बस इतना याद कर लेना। और देखिए आगे देखिए लिखा गया है कि यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से मतलब कुछ निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जो गांव के लोग होते हैं या सभी जगह के जो लोग होते हैं, वह क्या होता है, कुछ सामान्य तरीकों से क्या भूकंप का संभावना लगाते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो अब क्या है, जैसे बताया गया कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, न तालाब की मछलियों की उत्तेजना अर्थात उछलना, न सांपों के धरातल पर आना। जैसे बताया जाता है कि जब भूकंप आता है तो जो पशु पक्षी हैं उन सबको पहले पता चल जाता है। तो क्या होता है, मछलियाँ जो जल में रहती हैं वह उछलने लगती हैं, न सांप क्या होता है, बिल में से अपने निकल कर बाहर आ जाते हैं। जानवर अजीब तरह के व्यवहार करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, थोड़ा पूर्वाभास है कि इसके पहले क्या होता है कि जान जाते हैं सब लोग। देखिए अब इसी में देखिए एक है गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। अब गुजरात में है, गुजरात में आया था भूकंप, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। कब आया था, देखिए लिखा गया है भुज में, भुज स्थान है, भुज में भूकंप के झटके कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 में। कब, अभी 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल के 6.9। अब भी नहीं समझ में आएगा कि रिक्टर स्केल और ये 6.8 क्या है, अभी और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो देखिए बताया गया कि देखिए अच्छा पहले यही पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा ये जो यहाँ मैटर है कि ये इतना क्यों विनाशकारी था। तो देखिए यहाँ पर बताया गया भूकंप मापने का जो यंत्र है उसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए फिर से सुनिए, जो भूकंप नापने का जो यंत्र है ना, उसे हम भूकंप लेखी कहते हैं, भूकंप लेखी। पर भूकंप की
तीव्रता को नापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बहुत लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर लिखता है कि भूकंप नापने का यंत्र कौन है तब पर भी वो रिक्टर स्केल कर देते हैं। तो भूकंप नापने का यंत्र जो है वह भूकंप लेखी यंत्र है, और रिक्टर स्केल क्या है, उसकी तीव्रता को नापता है, उसकी स्पीड को नापता है। आगे है कि जिस भूकंप की तीव्रता अर्थात जो भूकंप की तीव्रता होती है, तो बताया गया कि अगर जो भूकंप की तीव्रता है वह क्या 2.0 अर्थात दो हो उससे कम होता है, अर्थात बताया गया कि 2 हो या उससे थोड़ा कम हो तो क्या होता है, बहुत कम क्षति होती है, अर्थात न के बराबर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्लेटें हैं वे हमेशा घूमती रहती हैं। तो अगर 2 पॉइंट पे अगर तीव्रता में आया तो पता भी नहीं चलेगा, बस इतना समझिए। आगे है उसका प्रभाव न के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होता है वह वस्तुओं को गिराने की क्षति पहुंचा सकता है। अगर अर्थात मान लीजिए 2 पॉइंट से बढ़कर 5 पॉइंट की तीव्रता से आया तो क्या होता है कि अगर कहीं पर आप वस्तु कुछ रखे हैं तो वस्तु गिर सकता है। आगे बताया गया कि जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होता है वह बहुत शक्तिशाली होता है, अर्थात अगर 6 पॉइंट पर आ गया तो यह क्या होता है, 6 पॉइंट से 7 पॉइंट तक आ गया या उससे अधिक आ गया तो क्या होता है, वह बहुत शक्तिशाली होता है। और अगर 7 पॉइंट से अधिक आ गया तो वह तो एकदम सर्वशक्तिशाली होता है। इस बात को याद रखना। अब देखिए, अब इस यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि जो कहाँ जो भुज में जब आया था तो वह कितना तीव्रता था, तो 6.9 अर्थात करीब 7.0 इतनी तीव्रता का था। तो समझ सकते हैं कितना विनाशकारी किया होगा। तो अब इसमें देखिए वर्णन भी है, बताया गया कि क्या हुआ, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अब स्कूल में बताया गया स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों की एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। समझ सकते हैं। आगे देखिए, क्योंकि इतना तेज तीव्र तरंगे उत्पन्न हुई थी 6.9, समझ सकते हैं लगभग 7.0 तक। आगे देखिए बताया गया कि भुज में निराशाजनक राहत, तो जैसे अब राहत भी नहीं दे पाए। बताया गया कि भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति के भोजन, कंबल, दवा आदि नहीं पहुंच पा रही थी। आगे बताया गया कि शहर में आग, अर्थात आग कैसे लग गई, तो बताया गया चारकोल एवं अंगीठी पलट गए। जब भूकंप आया तो पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दिए। आगे बताया गया भुज की तबाही, फोन लाइन, जल पानी लाइन, विद्युत स्टेशन, संचालन लाइन आज सभी क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए, बंद हो गए। आगे बताया गया कि गुजरात सरकार इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता ली थी। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी ये पूरा वाक्य पूछ देता है कि जो उस समय गुजरात सरकार क्या किए थे, तो अपना वित्तीय अर्थात धन की सहायता मांगी थी केंद्र सरकार से। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि भूकंप के पश्चात समाचार के मुख्य अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि जब भूकंप आ जाता है तो इस समय रेडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सबको बताया जाता है। आगे बताया गया कि भूकंप से बचने के तरीके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया कि क्या हुआ कि सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर एवं मेज के नीचे, दीवारों के अंदरूनी मतलब जो कोने में जाइए। मान लीजिए अगर जो आपका छत है, अगर छत गिर रहा है तो अगर आप कोने में रहेंगे तो क्या होता है कि कोने तक एकदम नहीं पहुंच पाती है। तो आप बताया गया कि रसोई या किसी मेज के नीचे रहिए या कोने में रहिए किसी दीवार के, बताया गया इन सब से। और बताया गया कि जो आग रहे इससे दूरी बनाए रखिए, आग वगैरह से इन सब से दूरी बनाए रखिए। आदि सभी बातों को देखिए बताया गया कि खिड़की, दर्पण और तस्वीर फ्रेम, इन सब से आप दूरी बनाइए रखिए। आगे बताया गया कि देखिए, जैसे बताया गया दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाइए। जैसे ये नहीं कि हम सब बच जाएं बस और कोई दूसरा ना बचे, सब लोग को बताइए इन सभी बातों को। आगे देखिए लिखा गया मुख्य स्थलाकृतियाँ। अब देखिए, अब बताया गया कि
पृथ्वी के अंदर जो गति होती है तरंग के रूप में। अब तरंग के अलावा बताया गया इसमें मुख्य स्थलाकृतियाँ। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जल के द्वारा। अब बताया गया कि अपक्षय, ध्यान देना यहाँ पर देखिए लिखा गया, देखिए यहाँ पर है कि अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टुकड़े से अपक्षय, जो शैल के टुकड़े होते हैं, शैल मतलब पर्वत के जो टुकड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर जो बिखरते थे, जो हम सब बोलते थे अवसाद, अवसादी शैल, अवसादी शैल बोलते थे। उसी अवसादी शैल को अर्थात उस शैल के टुकड़ों से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पर्वत एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित मतलब इकट्ठे कर देते हैं, तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं ना। अपरदन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। स्थलाकृतियाँ मतलब स्थल अर्थात मान लीजिए वहाँ पर इकट्ठा करके स्थल बना देती है। स्थल मतलब रहने का स्थान जैसा बना देती हैं। आगे देखिए, आप समझ सकते हैं, बता रहे हैं बार बार। अगर इसके पहले वाले चैप्टर को देख कर आएंगे तो यहाँ पर कोई व्याख्या भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया था उसमें जो शैल होते हैं, शैल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जब अवसादी शैल कब बनता है, कयांत्रिक शैल कब बनता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो शैल होते हैं, शैलों के टुकड़ों से ही अपक्षय होता है, और यही अपक्षय होते होते एक जगह क्या होता है, उसको इकट्ठा कर देता है, निक्षेपण कर देता है। तो इन सभी से क्या होता है कि धरातल का विभिन्न स्थलाकृतियाँ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। क्या बताया गया कि विश्व में क्या है कि हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला है। तो याद रखना, कभी कभी पूछता है कि बोलता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात या सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ का है। तो याद रखना अमेरिका का वेनेजुएला है ना, जिसे हम एंजल जलप्रपात भी कहते हैं। याद रखना, एंजल या वेनेजुएला अमेरिका का। आगे लिखा गया जलप्रपात कहाँ का बताया गया, उत्तरी अमेरिका का, कनाडा का और संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये सभी का भी हैं। जैसे बताया गया सीमा पर स्थित निग्राम जलप्रपात अमेरिका का, और जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो इन सबको भी याद रखना। आगे देखिए लिखा गया कि नदी के कार्य, जो नदियाँ हैं उनके कार्य क्या होते हैं। बताया गया कि नदी जल के दृश्य भूमि का अपरदन करती हैं। अर्थात जो नदियाँ होती हैं जब वह बहती हैं तो क्या होता है कि भूमि का अपरदन करती हैं, अर्थात भूमि को काटती हैं ना। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल, अत्यधिक क्या होता है कठोर, और शैल मतलब पर्वतों से खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात कहलाती है। अब पूछेगा कि जलप्रपात क्या है, तो याद रखना, जब नदियाँ क्या होती हैं कि यहाँ पर कठोर शैलों से, अर्थात कठोर या मान लीजिए ऊपर जब शैलों से नीचे से खड़े, यहाँ पर लिखा गया खड़े ढलानों पर जब ऐसे गिरती हैं तो इसी जहाँ पर वो गिरती हैं इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है चित्र में, और यहाँ पर भी आगे देखिए लिखा गया है। अब जब गिर रही हैं तो बताया गया है कि जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में, कहाँ पर अभी शैल से गिर रही हैं, और जब यहाँ पर गिर रही हैं वह मैदान है, तो जब गिर रही हैं तो उसे हम जलप्रपात कह रहे हैं। अब जब गिर गई तो जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, अर्थात गिरने के बाद जब आगे बढ़ती हैं मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं,
तो वह मोड़दार मोड़दार मार्गों में बहने लगते हैं। अब जैसे ये तो है नहीं कि गिर रही हैं तो एकदम सीधी लाइन में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी, जैसे मान लीजिए जो अभी हम सब पानी कहीं पर गिराते हैं जैसे, तो क्या होता है जहाँ पर ज़्यादा ढलान रहता है वहाँ पर जल्दी पानी पहुँच जाता है ना। तो जब ऐसे नदियाँ वहाँ से जब गिरी, ढलान से जब गिरी, तो क्या होता है कि मोड़दार अर्थात जहाँ मान लीजिए जो ढलान रहेगा वहाँ पहले, फिर थोड़ा जहाँ ऊंच रहेगा, फिर वहाँ ऐसे वैसे मतलब टेढ़ी मेढ़ी मोड़दार पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़दार को हम विसर्प कहते हैं। याद रखना, जो ऐसे मोड़दार रहते हैं, कहीं इधर उधर कहीं घूमे रहते हैं, तो जब घूम घूम कर जाती हैं तो जो घूमी रहती है इसको हम विसर्प कहते हैं। जैसे आप इस सब चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे बह रहा है, तो ये जो घूमा है इसको हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों, अब देखिए विसर्प है तो विसर्प के एकदम किनारे किनारे ना, विसर्प के विसर्प के किनारों अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। मान लीजिए अब ये नदी है, तो अब यहाँ से बह रहा है, अब बार बार बहते बहते ये किनारा क्या होता है, यहाँ पर ये और चौड़ा करना सोचता है कि और चौड़ा कर लें। तो क्या होता है कि जब ये चौड़ा करने के लिए कोशिश करता है, जो धारा होती हैं, जल के जो धाराएं होती हैं, वे जब ऐसे अपना अपर्दन करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, निक्षेपण शुरू कर देती हैं, तो विसर्प क्या होता है, लूप के सिरे में निकट निकट आते आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी के कट कर एक एक अलग झील बना लेती है, जिसे हम चाप झील कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो नदी है, ये मान लीजिए ये नदी था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये नदी था, यहाँ से देखिए इसे बह रहा था, पर ऐसे काटते 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 देखिए ये क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो ये वाला जो बना इसको हम चाप झील कहते हैं। अर्थात ऐसे समझिए कि विसर्प के द्वारा, विसर्प जो विसर्प रहते हैं, जो घुमावदार नदियाँ रहती हैं, तो जो घुमावदार नदियों को जब उनकी धाराएं अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा काट कर उसको अलग कर देती हैं, तो हम झील का निर्माण होता है, जिसे हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। तटों के बाहर मतलब जैसे मान लीजिए बनाया गया रहता है कि इतना ऊंचा है, बस इससे ज़्यादा अगर जब अपना ऊंचे से भी ज़्यादा बह जाती हैं, तो बताया गया जब बहने लगती हैं तो उसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती जो उसके समीप क्या रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं ना, तो महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों से निक्षेपण करती है। अर्थात वहाँ पर क्या होता है, निक्षेपण हो जाता है, अर्थात जो नदी में जमाव रहता है मिट्टी और जो भी चीज़ों का, तो वह जब बाहर बहता है तो बाहर उसको उड़ेल देता है। जब बाहर उड़ेल देगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। तो ऐसे जब स्थिर हो जाता है, ऐसे मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। जो बाहर फेंक देती है नदियाँ जो भी कटाव को, तो उसे हम अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत हो जाता है। जो समतल उपजाऊ होता है तो वो बाढ़कृत मैदानों का निर्माण करती है। यदि नदी के उत्तरी तटों पर तटबंध रहता है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं से नदियाँ चली, समुद्र तक पहुँचती पहुँचती क्या हो जाती है, उसकी फोर्स जो होती है स्लो हो जाती है। जैसे कि अभी हम उदाहरण बताएं कि पानी जब क्या होता है, जब आप पानी गिराते हैं तो जहाँ तक ढलान रहता है वहाँ तक तो जाता है, जल्दी जल्दी जाता है, पर जब जहाँ थोड़ा ऊंचा पड़ता है ना, तो वहाँ क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो अब ये भी देखिए, नदियाँ भी क्या होती हैं, समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, धीमी गति से हो जाती हैं, धीमी गति से हो जाती हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि क्या होता है कि उसकी प्रवाह में धीमी हो जाती है तथा अनेक अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, और अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। तो आगे देखिए लिखा गया है, हो जाती हैं जिनको वितरिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, अब देखिए ये मुख्य नदी था, अब यहाँ से तो आ रहा था तेज से, पर यहाँ आते आते क्या हुआ, यहाँ 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 अनेक भागों में बट गया, जिसे हम वितरिका कहते हैं। देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वितरिका और विसर्प एक ही है। तो विसर्प क्या था, तो विसर्प एक ही नदी था, अर्थात एक ही जो नदी का जल था, वो एक ही नदी का जल ऐसे ऐसे घूम कर जाता था ना,
तो उसको हम विसर्ग कहते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, वह पानी क्या होता है, कोई इधर अलग, कोई इधर अलग, कोई इधर अलग, अलग अलग हो जाते हैं, तब जाकर हम इसको वितरिका बोलते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे अर्थात जो कचड़े होते हैं, जो भी होता है, निक्षेपण करने लगती है। निक्षेपण करने लगती है मतलब छोड़ देती है, इतना फोर्स ही उसमें नहीं रहता है कि उसको और आगे ढकेल ले जाए। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। जो प्रत्येक वितरिका होती है, ये सब अपने मुहाने अर्थात जो उनका ओर रहता है, वहाँ पर क्या करती हैं, वहाँ पर उनका निर्माण करती हैं और सभी मुहानों के अवसादों को संग्रहित करती हैं। अर्थात वहीं अपने मुहानों तक, अर्थात जहाँ उनकी औकात रहती है, मान लीजिए जहाँ तक वह बह सकती हैं, वहाँ तक जाकर जो भी अवसाद लाए रहती हैं वहीं पर वो छोड़ देते हैं, ऐसा कहिए। और जब छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ दिए तो जो भी रहता है, तो जो बन रहा है, जो जो छोड़ दिए ना, संग्रहित हो जाता है। तो ये जब अवसाद संग्रहित हो गया, तो इसी अवसाद को हम डेल्टा का नाम दे देते हैं। बताया गया कि अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है, याद रखना। आगे देखिए, समुद्र की तरंगे, बस यहाँ पर देखिए क्या है, समुद्र की तरंगे। अब ध्यान से इसको देखिए, लिखा गया है कि समुद्र के तरंग अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र की जो लहरें होती हैं, तो उसके जो लहरें होते हैं, देख सकते हैं आप इस चित्र में कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, जो समुद्र की लहरें हैं, तो वे ज़ोर ज़ोर से उठते रहते हैं और अगल बगल जो पत्थर रहता है अर्थात जो पर्वत रहते हैं, उस पर्वत से भी टकराते रहते हैं। बस इतना समझिए। अब आगे देखिए, और अच्छे से इसमें बताया गया है कि जब बताया गया कि समुद्र के जो तरंगे हैं लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है। अर्थात जब किसी भी वस्तु को बार बार टकराएंगे तो उसमें क्या होगा, दरार उत्पन्न होगा। समय के साथ साथ यह बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, इसको हम समुद्र गुफा कहते हैं ना। आगे है समझिए, आगे है कि इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत्र ही, जो छत होते हैं, छत ही बचती है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती हैं, तो दीवारें जैसी आकृति को हम स्टैंक कहते हैं। समुद्र के जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैल तटों को समुद्र भिगु कहते हैं। समुद्र के जो समुद्री तरंगे हैं, किनारों पर अपना अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम बताएं कि जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं, लहरें बार बार जब पत्थर में से टकरा रहे हैं, टकराते टकराते मान लीजिए जो आर पार कर देती हैं, अर्थात होल की तरह कर देती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुफा। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर काट दिया, अर्थात पर्वत को थोड़ा काट कर गुफा की तरह बना दिया, आर पार नहीं किया है, सिर्फ गुफा बना दिया। अर्थात इस तरफ से उस तरफ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लहरें जाते जाते वहाँ पर थोड़ा दूरी कट कर अंदर रहने के लिए स्थान की तरह बन गया, तो उसको हम गुफा कहते हैं। और यही गुफा क्या होता है, यही गुफा और जब और समय तक हो, लहरें जाती रहती हैं, तो क्या होता है, आर पार दिखने लगता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जब आर पार दिखने लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दीवारें हैं, दीवारी की तरह दिख रही हैं और इस आर पार है, तो हम इसको तटीय मेहराब कहने लगते हैं, तटीय मेहराब करने लगते हैं। फिर अब और लंबे समय तक जब चलता है तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर इस ऐसे ऐसे पूरा कट कर दोनों सिर्फ ये अर्थात ये दोनों खंभे की तरह दिखते हैं, तो हम इसको स्टैंक कहते हैं। इस बात को याद रखना। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया कि जो अवसाद होते हैं, जो तरंगे होते हैं, समुद्र की जो तरंगे होती हैं, ये भी अवसादें जमा करती हैं। तो जो तरंगे होती, समुद्र की जो तरंगे हैं, तो समुद्र के तरंगों द्वारा जो अवसाद जमा किया जाता है, उसको हम पुलिन कहते हैं। इस बात को याद रखना। आगे देखिए, अब आया हिमनद के कार्य। हिमनद याद रखना, हिम का मतलब बर्फ, नद मतलब नदियाँ। तो बस समझ में आ रहा है, शब्द में ही मान लीजिए अर्थ है। तो देखिए लिखा गया कि हिमनद एवं हिमानी, अर्थात बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद क्या होती है, अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलात्मक मिट्टी और पत्थरों को अपरदित
कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाती है और सुंदर झील का निर्माण करती हैं न। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपण करती है। ये निक्षेपण हम हिमनद या हिमोड़ कहते हैं, याद रखना। अर्थात जो हिम नदी के द्वारा अर्थात हिम नदियों के द्वारा जो अपरदन किया जाता है उसे हम हिमोड़ कहते हैं। बस आगे देखिए लिखा गया। अब देखिए पवन के कार्य। अब हिम के कार्य, अब पवन के कार्य। तो देखिए अब पवन क्या होता है, मतलब वायु। अब पवन के क्या कार्य होते हैं, देखिए पहले बताया गया है कि क्या आपने रेगिस्तान देखा है, बालू टिब्बे मतलब बालू का जो इकट्ठे रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है। आगे देखिए बताया गया कि रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारण है न। रेगिस्तान में क्या है कि अपरदन और निक्षेपण का मुख्य कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक मतलब छाते की तरह, ये शैल मतलब पर्वत को देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पर्वत शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन देती है, जिसे हम बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू एकड़ महीन एवं हल्के होते हैं तो बालू जो वायु होते हैं उनकी उठाकर एक अत्यधिक दूरी तक ले जाती है, जिसे हम जो बालू होते हैं उस बालू को हम बालू कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित कर देती है, जिसे हम लोयस कहते हैं। तो अब देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोयस, बालू टिब्बा और एक आया है छत्रक। तो अब देखिए क्या होता है कि छत्रक मतलब देखिए जैसे बालू है, तो कभी कभी क्या होता है जब हवाएं आते हैं ऐसे उड़ा कर ले जाते हैं तो ले जाकर एक तरह इकट्ठा करते करते ऊंचे कर देते हैं। जब ऊंचे कर देते हैं तो ये छाता के समान दिखता है, तो इसको हम छत्रक कहने लगते हैं। फिर अब कभी कभी क्या होता है कि जो बालू हवा होता है, जो बालू को उड़ा कर ले जाकर कभी कहीं कहीं क्या होता है उसको ऐसे चौड़े में एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो हम उसको बालू टिब्बा कहते हैं। अब यही बालू टिब्बा क्या होता है, कभी कभी हवाएं इन्हीं बालू टिब्बों से बालू को उठा कर ले जाकर कहीं ऐसे इधर उधर गिरा देता है। कहीं थोड़ा थोड़ा ऊंचा रहता है, कहीं थोड़ा खाल रहता है, तो इसको हम लोयस कहने लगते हैं। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर है प्लेट क्यों घूमती है। बताया गया कि जो मैग्मा होती है, मैग्मा जब अंदर से बल उत्पन्न करती हैं तो प्लेटें हमारी घूमती रहती हैं। बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल क्या होते हैं आप सबको पता है, बताएं। अपरदन क्या होता है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है बताएं। जैसे कि बाढ़ जो होता है कि जब नदियां अपने क्षमता अर्थात जितना रहता है उसके ऊपर से जब बहने लगती हैं तो जो अगल बगल के जो क्षेत्र होते हैं वह बाढ़कृत अर्थात बाढ़ से हो जाते हैं ना, बाढ़मग्न हो जाते हैं। तो जो बाढ़ के द्वारा इधर उधर की जो वस्तुएं होती हैं अपरदन किए जाती हैं उसे हम बाढ़कृत मैदान बोलते हैं। बालू टिब्बा जैसे कि हम बताएं हवा के माध्यम से बालू को एक जगह इकट्ठा करना बालू टिब्बा कहलाता है। समुद्र पुलिन का निर्माण अभी हम सब बताएं। यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित कौन से समुद्र तरंग का विशेषण है। तो याद रखना समुद्र तरंग का विशेषण नहीं है। तो जैसे कि हम सब बताएं कि ये शैल जो है हमारे समुद्र से कोई मतलब नहीं है। हिमनद एवं निक्षेपण की विशेषता आज सभी को हम सब बताएं। तो देखिए यहाँ पर अब हम सब प्रश्न को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि हमारी बदलती पृथ्वी, देखिए नीचे लिखा गया, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों को विचार कीजिए। पृथ्वी कथन दिया गया है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें हमारे धीमी गति से चारों ओर घूमती हैं। ये बात सही है।
दूसरा है कारण क्या है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये भी हमारा सही है, अर्थात हमारा ए बी दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये बात गलत है, जैसे कि हम सब बताएं उसको अधिकेंद्र नहीं उद्गम केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है भूपर्पटी का ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बहता है उसको हम क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ये बात सही है, तो अर्थात हमारा सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़दार अर्थात मोड़दार, यहाँ पर पॉइंट देखना, मोड़दार मतलब ऐसे ऐसे, मोड़दार को क्या कहते हैं, तो मोड़दार को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना मोड़दार को हम विसर्प कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया नदी द्वारा चाँप झील का निर्माण किया जाता है। तो नदियाँ चाँप झील का निर्माण कैसे करती हैं, तो बताया गया पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में, उपयुक्त तीनों में। तो हमारा चाँप झील का निर्माण मैदानी भागों में होता है। नीचे है कि निम्नलिखित में से कौन से तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्र तरंगों द्वारा बनाई जाती हैं। तो समुद्र तरंगों द्वारा हमारे सभी बनाए जाते हैं। क्या होता है, समुद्र तरंगों द्वारा हमारे सभी बनाए जाते हैं। आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया। आशा है कि आप सबको और अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप पहले सेकंड वाले पार्ट को देखकर तब इस थर्ड वाले पार्ट को देखेंगे तो एकदम बताने की या कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस ऐसे सुनते जाएंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बार बार हम बोले कि ये दोनों पार्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।